स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी कल पहुंचेंगे बाबा के धाम केदारनाथ। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को यानी कि कल केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ यात्रा संबंधी तैयारियों का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही वो जनपद के सिद्धपीठ प्रसिद्ध काली मठ मंदिर के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां वहां पर तेज हो चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कल पहुंचने वाले हैं बाबा के धाम केदारनाथ और पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को यहां पर जो विकास के कार्य चल रहे हैं केदारनाथ धाम में उन कामों का निरीक्षण भी करेंगे। जो अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनसे भी जानकारी लेंगे और यात्रा संबंधी तैयारियों का भी जायजा लेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसी पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रोहित। क्या जानकारी है सीएम पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर आपके पास? जैसे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जी कल 8:30 बजे के करीब जो है केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। यहाँ पे वो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के संबंधित, इसके अलावा जो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं द्वितीय चरण का, उनका भी वो जायजा लेंगे। खासतौर पर कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में आपदा के बाद से पुनर्निर्माण जो कार्य है वह लगातार चल रहे हैं। अभी भी वुड स्टोन कंपनी और सत्य साइंस दोनों दो यहाँ पे कंपनियां हैं जो निर्माण कार्य में यहाँ पे जुटी हुई है, लेकिन मौसम खराब होने के चलते काफी दिक्कतें यहाँ पे होती है। बावजूद उसके जो है निर्माण कार्य यहाँ पे लगातार जो है 10-12 दिनों से चल रहे हैं, तो इनका भी जायजा लेने के लिए सीएम धाम यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा यात्रा व्यवस्थाएं किस प्रकार से यहाँ पर यात्रियों को ठहरने की व्यवस्थाएं की जाए, खाने की व्यवस्थाएं, जो अन्य व्यवस्थाएं जिस टूरिस्ट की ओर से होती है वह यहाँ पर देखने के लिए वे यहाँ पे आएंगे। इसके बाद करीब 10 बजे सीएम धाम में कालीमठ पहुंचेंगे। पहला दौरा होगा जब वे कालीमठ मंदिर में पहुंचेंगे और यहाँ पर दर्शन करेंगे। जी, अभी मौसम रोहित वहां का कैसा है? क्योंकि कई दिनों से ये कहा गया कि बर्फबारी का दौर लगातार वहां पर चल रहा है, ऐसे में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कल मौसम कैसा है वहां पर? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ऊंचाई वाले केदारघाटी इलाके हैं वहाँ पे हर दिन शाम के समय जो है लगातार मौसम खराब होता है। और केदारनाथ धाम की हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी लगातार जो है हर दिन बर्फबारी होती है, पर बर्फबारी इतनी ज्यादा नहीं होती जिस कारण जो है निर्माण कार्य दिक्कतें हो, जो बर्फ हो जाती है वो पिघल जाती है। लेकिन जो नीचे वाले इलाके की बात करें, तराई इलाकों की बात किया तो यहाँ पर कई दिनों से बारिश का इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। जी, शुक्रिया आपका रोहित पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से दूसरी बड़ी खबर है। कांग्रेस भवन में शुरू हुई शीर्ष नेताओं की बैठक में उपचुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, समीक्षा हो रही है। चंपावत सीट से प्रत्याशी के चयन पर मंथन लगातार जारी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी बैठक में मौजूद है। साथ ही साथ कई सीनियर नेता उत्तराखंड कांग्रेस के इस बैठक का हिस्सा हैं, जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपके सामने देहरादून से है। कांग्रेस भवन में जो शीर्ष नेता हैं उनकी मौजूदगी में हो रही है बैठक और उपचुनाव चंपावत सीट में होना है, उसको लेकर ही मंथन लगातार हो रहा है। किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए और किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की घेराबंदी हो, ये कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी इस बैठक में है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। कौन से चेहरे को मैदान में उतारना मुफीद होगा और किस तरीके से टक्कर दिया जा सकता है पुष्कर सिंह धामी को, इसीलिए शीर्ष नेताओं की लगातार ये बैठक भी हो रही है राजधानी देहरादून में। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है कि बैठक चल रही है और इन बड़े नेताओं की मौजूदगी है इस मीटिंग में। देहरादून नगर निगम बोर्ड बैठक में आज 16 प्रस्ताव पास हुए, लेकिन बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब कांग्रेस पार्षद ने राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले राजेश रावत को पत्थरबाज कह दिया। देखिए रिपोर्ट। ये बहस बलिदानी और पत्थरबाजी की उस लकीर पर हो रही है जिसकी वजह से आज नगर निगम की बैठक में हंगामा हो गया। नगर निगम में काफी देर तक पार्षदों के बीच ये हंगामा होता रहा और ये हंगामा कांग्रेस पार्षद मीना बिष्ट के उस बयान से हुआ जिसमें उन्होंने राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले राजेश रावत को पत्थरबाज कहा, जिसके बाद भाजपा पार्षदों ने विरोध जताया। फिर क्या, देखते ही देखते नगर निगम जुबानी जंग का अखाड़ा बन गया। यहाँ पर हमारी कुछ नहीं चलती। 2 साल से ना हमको कर्मचारी दिए गए, ना हमको वार्ड रूम दिया गया है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो बाहर रोड पे अपना सामान रख रहे हैं, वो बेचारे परेशान होकर कहाँ रखे। कब से मैंने एप्लीकेशन दे रखी, मेरे पास एप्लीकेशन अभी भी पड़ी हुई है, आप खुद देख सकते हो। मैंने कितनी सारी एप्लीकेशन बना के दिए हैं इन लोगों को, मेयर साहब को 2 बार की, देखो खुद पढ़ लीजिए आप लोग। लेकिन इन्होंने
ये इसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और अभी ये जो राजेश रावत का नाम चेंज कर दिए तो ये गलत बात। अगर करो तो पूरी बस्ती का करो। देखिए, जो हमारा शहीद राजेश रावत है उसके नाम पे वहाँ के मोहल्ले वासी, वहाँ के नागरिक मेरे पास आए थे, तो और शहीद का सम्मान करना जो है हमारा परम कर्तव्य है, जिनकी बदौलत आज हम जो है उत्तराखंड राज्य में हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को जो है बलिदान दिया, और प्राणों के बलिदान के साथ साथ इस उत्तराखंड की अलग जगह ही है, और आज हम अपने प्रदेश में बैठे हैं, तो उसके लिए जो है वहाँ की जो पार्षद है उसने विरोध किया। हंगामा शांत हुआ तो बैठक में 16 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें सभी को सर्वसम्मति से पास किया गया, जिसमें पार्षदों का कार्यालय और वेतन का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया। शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण प्लांट दूसरी जगह शिफ्ट होगा। नई बस्ती चंदर रोड का नाम शहीद राजेश रावत होगा। डेयरी का गोबर नालियों में डालने पर जुर्माना लगेगा। मलिन बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाए जाने की तैयारी है। साथ ही सभी वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर भी काम किया जाएगा, और मांस की दुकानों के लिए एनओसी लेने पर शुल्क लगेगा। नगर निगम के माध्यम से जो हमारे 100 वार्ड हैं, 100 वार्डों में चाहे लाइट की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ नाली, पुलिया, सड़क, इसके लिए जो है हमारी यहाँ चर्चा हुई है, और जो विकास कार्य जो है जहाँ की जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। अभी जो हमारा शीशमबाड़ा प्लांट है, इसके लिए भी जो शिफ्टिंग के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री से पहले भी हमने अनुरोध किया था, और उन्होंने हमारे अनुरोध पे जो है जिलाधिकारी को जो है स्थान देखने के लिए कहा है। करीब 4 महीने बाद देहरादून नगर निगम की ये बैठक हुई थी। बैठक तो जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुई, लेकिन खास बात ये रही कि 16 अहम प्रस्ताव भी पास हुए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र सेना बल श्रीनगर गढ़वाल सेंटर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने परेड की सलामी ली, और इस दौरान 278 जवानों को भारतीय सेना का अंग बनने का गौरव हासिल हुआ। हाथ में बंदूक लेकर दहाड़ लगाते ये सशस्त्र सेना बल के वो वीर हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के मंसूबों में निस्ते नाबूद कर देते हैं। सशस्त्र सेना बल के ये बहादुर जवान माथे पर काली पट्टी बांधकर चलते हैं, और वतन की रक्षा के लिए हमेशा इसी तरह डटे रहते हैं। ये तस्वीरें सशस्त्र सेना बल श्रीनगर गढ़वाल सेंटर के पासिंग आउट परेड की, जहां 278 जवान भारतीय सेना का हिस्सा बने। सर बहुत अच्छा लग रहा था सर, हमें लगभग 1 साल से ऊपर हो गया समय, तो आज ये अच्छा मौका था सर हमारे लिए। पासिंग आउट परेड में सबसे ज्यादा बिहार से 94, यूपी से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21, जम्मू कश्मीर से 20 और दिल्ली से 1 जवान एसएसबी में शामिल हुए। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। एक बड़ा अद्भुत दृश्य था यहाँ पर आज उनकी पासिंग परेड को देखना, जिसमें 19 राज्यों के 278 प्रशिक्षुओं ने 44 सप्ताह तक लगातार अपनी यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, प्रशिक्षण लिया है, और वो देश की हमारी सीमाओं पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा पर उन सभी का काम आगे चलेगा। उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और यहाँ पर बहुत शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। उसके लिए भी मैं जो पूरी टीम है, उनके सभी अधिकारीगण हैं, जो उनके प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षक हैं, उन सभी को भी बधाई है। इससे पहले एसएसबी सीटीसी सेंटर में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। कोविड काल के 2 साल बाद पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें देश को नए 278 जवान मिले। इसके साथ ही इन जवानों को वो गौरव हासिल हुआ जिसका सपना उनकी आंखों में सालों से पल रहा था। देहरादून से एबीपी गंगा के पंकज राणा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर भाजपा ने रणनीति बना ली है, और उपचुनाव को लेकर एक टीम बनाई गई है, जिसमें सह प्रभारी रेखा वर्मा को चुनाव का प्रभारी बनाया गया है।
और मंत्री चंदन रामदास के साथ साथ 3 और मेंबर्स को टीम में शामिल किया गया है। उपचुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव से बातचीत की है हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने, सुनाते हैं आपको। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न होने के बाद कल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे और वहां पे समीक्षा बैठक की। साथ में मौजूद रहे प्रभारी दुष्यंत गौतम, हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कल आप लोग देहरादून में थे, वहां पे संगठनात्मक बैठक की है, क्या कुछ रणनीति अब तैयार की गई है? रणनीति तो हमारे यहाँ कोई ऐसी नई नहीं होती है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही सेंटर बिंदु है, सोच का राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के आसपास ही हम सब घूमते रहते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड के विषय में बात करते हैं तो चंपावत का चुनाव आ रहा है और चुनाव के ऊपर ही सारा लक्ष्य रखा गया। साथ साथ जो चुनाव समिति बनी थी उसको भी स्वागत किया गया, उनका धन्यवाद किया गया, क्योंकि चुनाव समिति का लॉजिक कोई रहता नहीं है। उसमें अनेक लोगों ने अपने प्रभावी तरीके से क्या क्या किया वो सब बताया कि जो संकल्प पत्र हमने दिया था और वो सब मंत्रियों ने प्राथमिकता पर आगे बढ़ाने का काम किया, और यही नहीं किया, अधिकारियों को भी ये बता दिया गया है कि हमारा यही गीता है, इसके अनुरूप ही आपको सबको चलना होगा। तो चूंकि चंपावत में उपचुनाव होने हैं तो उसको लेकर के क्या खास रणनीति बनाई गई है? हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक तो चंपावत के विधायक जी का, जिन्होंने निस्वार्थ, मैं 2 दिन से लगातार मालूम कर रहा था क्या कारण है, क्यों दिया, क्या लाभ है, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ जिस प्रकार से राष्ट्रीय हित में, देश हित में कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ त्याग करना चाहिए। और वहाँ की जनता का भी बहुत उत्साह है वहाँ पर कि एक मुख्यमंत्री उनको के रूम में एक व्यक्ति मिल रहा है जो मुख्यमंत्री 5 साल में विकास करेगा, और जो विकास की धारा वहाँ पे बहेगी उसकी वहाँ की जनता आश्वस्त है। और वहाँ के लिए हमने चुनाव अधिकारी, चुनाव का प्रमुख हमारे मेरी सह प्रभारी जो है हमारी रेखा वर्मा जी सांसद हैं, वो रहेंगे, और उनके साथ में 4 की टीम और बनाई गई है। लगातार वो चुनाव में वहाँ पर कार्य योजना बनाकर किस प्रकार से कार्य करना है उनको कार्य करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि तमाम सारी चीज़ों को लेकर समीक्षा की गई और चंपावत के उपचुनाव को लेकर के कमेटी भी गठित की गई है जो वहां पे पूरा चुनाव करवाएगी, और इसके साथ साथ जो तमाम सारे पद खाली हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के हो या निगम के अध्यक्षों के हो, इन तमाम सारे पदों का सृजन चंपावत के उपचुनाव के बाद किया जाएगा। दर्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, वन मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा बयान सामने आया है। वन विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है। दोषी अधिकारियों को कड़ी सजा दी जाएगी। वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, इनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा मिलेगी। मसलन फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए जिलाधिकारियों की भी इसमें संलग्न किया गया। जिलाधिकारी और डीएफओ आपस के इनके कोऑर्डिनेशन से, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अब इस पे लगेगा क्योंकि मैन पावर्स की भी कमी रहती है। तो ये पहली बार हुआ है राज्य बनने के बाद कि जिलाधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया कि जिलाधिकारी, और उसका ये भी है कि तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए जिलाधिकारी अनटाइड फंड से भी इन्हें पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसी डिविजन्स हैं जहाँ पर अभी बनाग्नि की संभावना कम है, वहाँ से भी रेंज अफसर स्तर के अधिकारियों को उन क्षेत्रों में जहाँ बनाग्नि चल रही है वहाँ पर तत्काल संबद्ध करने के लिए भी कार्रवाई की गई है। और बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कोर्ट का रुख करूंगा, कोर्ट जाऊंगा। प्रीतम सिंह ये बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, भाजपा में जाने की खबर एकदम झूठी है, गलत खबर प्रकाशित करने पर मानहानि का केस भी करूंगा, ये प्रीतम सिंह ने कहा है। इनको लेकर तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। पिछले कई दिनों से, जब से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ में इनकी हुई, तब से लगातार ये कहा गया कि हो सकता है कुछ चल रहा है इनके मन में, लेकिन इससे बीच बड़ी तस्वीर और बड़ा बयान उनकी तरफ से। आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीटिंग ली और चारधाम यात्रा में पड़ने वाले नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ में बैठक की, उनको निर्देशित भी किया। धाम यात्रा मार्गों समेत चारधाम में साफ सफाई को लेकर भी अधिकारियों के साथ में चर्चा उन्होंने की। जो हमारे निकाय इस यात्रा के दौरान पड़ते हैं उनके अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ। पानी से संबंधित, पेयजल और स्वास्थ्य से संबंधित, या उसमें स्वच्छता से संबंधित, यात्रियों के ठहराव से संबंधित जो भी विषय उसमें हमारे आने वाले समय पे जो संभावित हैं उन पर हम लोग बातचीत करेंगे
और ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ और माँ गंगे से प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ जितने भी हमारे देवी देवताओं के चरणों में निवेदित कर रहा हूँ कि ये यात्रा ठीक से संपन्न हो। उत्तराखंड में अगले महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। चारधाम यात्रा बिना रुकावट के सुचारू कराना शासन प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि चारधाम यात्रा मार्ग पर पीडब्ल्यूडी ने तकरीबन 65 ऐसे बड़े लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए हैं जो यात्रा में बाधा बन सकते हैं, रोड़ा बन सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता इंजीनियर प्रमोद कुमार ने ये जानकारी दी है कि चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारी कर ली गई है। अब तक तकरीबन 95% काम पूरा कर लिया गया है। उसमें ऐसा है कि कुछ लैंडस्लाइड जोन्स जो है उनका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है और कुछ के हमारे एस्टीमेट बनाने के लिए हमने उसके लिए एजेंसी लगा रखी है, तो एस्टीमेट बना के हम उसको सेंक्शन करा रहे हैं। लेकिन जो भी मेन पॉइंट्स हैं उन पे मशीनें तैनात रहती हैं, जितनी जल्दी हो सकता है हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं। उधर हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर महंत कैलाश नंदगिरी ने कहा है कि 2.5 सालों से चारधाम यात्रा बाधित रही, लेकिन इस बार यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न होगी। देखिए, कोविड की वजह से चारधाम यात्रा बाधित भी रही। वो कह रहे हैं कैलाश नंदगिरी कि 2.5 सालों से चारधाम यात्रा बाधित रही, लेकिन इस बार यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न होगी। प्रशासन ने आश्वस्त भी किया है कि हर तैयारी वहां पर कर ली गई है, हर व्यवस्था को ध्यान में लगातार रखा भी जा रहा है और कोई परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमें लगता है चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार इस बार बहुत सक्रिय है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और हमारी पूरी उत्तराखंड सरकार चारधाम को इस बार प्राथमिकता पे रख रही है, क्योंकि 2-2.5 वर्षों से 3 वर्षों से ये यात्रा प्रमुख रूप से नहीं हुई। बढ़ते हैं, खबर रुद्रप्रयाग से है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने रुद्रप्रयाग के 26वें जिलाधिकारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जिलाधिकारी ने कोषागार डबल लॉक में पहुंच करके जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया और इसके बाद वो जिला कार्यालय कक्ष भी पहुंचे, जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिलाधिकारी का जनपद आगमन पर जोरदार स्वागत किया। उत्तरकाशी पहुंची सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला सभागार में हुई और इस दौरान कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की गई। जो मेन प्रॉब्लम आता है पीएमजीएसवाई का होता है, उसी के लिए ज़्यादातर समय हमने उन्हीं लोगों को दिया और बोला कि जो सड़क का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए और जिस तरह से भी हो, क्योंकि बहुत साल से यही प्रॉब्लम और डिपार्टमेंट इसी का प्रॉब्लम है और इसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अधिकारी लोगों को बोला है और आज हमारे नए डीएम साहब आए हैं, नए विधायक लोग भी हैं, सभी आए हैं, पैनल मीटिंग है, तो सभी को हम लोग शुभकामनाएं दें और मीटिंग अच्छी तरह से चले। काफ़ी लंबा मीटिंग था। देहरादून में आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग के बेलदार आउटसोर्स कर्मचारियों ने अब आमरण अनशन की शुरुआत भी कर दी है। आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना, ये तस्वीर आपको दिखा रहे, लगातार गुस्से में है। पीडब्ल्यूडी विभाग के बेलदार आउटसोर्स कर्मचारियों ने आमरण अनशन की भी शुरुआत अब कर दी है। सर, हमारी एक ही मांग है, आउटसोर्स से हटा के हमको ये तो उपनल में समाजित किया जाए, ये तो संविदा में समाजित किया जाए। हमारे 2014 से अभी तक बहुत शोषण हो चुका है, अनेक ठेकेदारों से हमारा शोषण किया जा रहा है। हमको तो समय पे वेतन भी नहीं दिया जाता है, 6-6 महीने 7-7 महीने 8-8 महीने में वेतन दिया जाता है। तो सर, आजकल जो पक्के कर्मचारी हैं उनको 1 महीने वेतन समय पे नहीं दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं तो क्या स्थिति हो सकती है हमारी। और वेतन भी हमारी इतनी बड़ी नहीं है सर, हमारी वेतन वैसे सरकारी रेट के हिसाब से 11,000 12,000 है, हमको दिया जाता है 7,000 8,000, जैसे जिस ठेकेदार की पाला पड़ा। प्रयाग से खबर है, बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में लगातार आग लगी हुई है। नारायण बगर रेंज के समुल्टा गांव के जंगलों में लगातार भीषण आग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नागनाथ रेंज के गुडम मसौली में भी आग की लपटें लगातार बढ़ती ही जा रही है, फैलती ही जा रही हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है, जानकारी ये मिल रही है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के नागनाथ रेंज का ये पूरा मामला, किस तरीके से वहां पर आग लगातार फैलती जा रही है, तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अभी अपडेट हालांकि ये है कि कई हिस्सों में आग पर काबू पा भी लिया गया है। वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई इलाकों में
आग की घटनाओं को काबू में कर लिया है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नारायणबगड़ के जंगल में आग लगी है और साथ ही नागनाथ रेंज में भी जो वनकर्मी हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के कई जंगलों में इस वक्त गर्मी की शुरुआत के साथ ही आग धधक रही है। हालांकि कई इलाकों से लोगों में ये गुस्सा भी है कि वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है आग पर काबू पाने के लिए। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के आसपास आग लगने से चारों ओर धुआं फैला हुआ है, धुंध फैल रही है। एक और आग से धूप की चमक ही गायब हो गई है तो दूसरी ओर धुंध से लोगों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही आंखों में जलन की शिकायतें भी शुरू हो गई हैं। ये हाल तो नगर मुख्यालय का है जहां जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति क्या होगी अंदाजा लगाइए। स्थिति लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती जा रही है। तो निर्देश है कि सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर साथ में कार्य करना है, भले वो आग वन क्षेत्र की हो या सिविल क्षेत्र की हो या किसी भी लैंड की हो। तो उसके बेसिस पे हम लोग कल उस पर एक डिटेल बैठक करेंगे और मैं सभी डिपार्टमेंट से आग्रह करता हूँ और उनको सबको निर्देशित करता हूँ कि आप लोग कोई भी तरीके से कार्य करें। जंगलों की आग कहीं भी सूचित करें, भले कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई ग्राम प्रधान हो, वन पंचायत के हो, सभी को साथ मिलकर इसको कॉम्बैट करना है।